हेलो पक्स, जय केल मुरमानी। पक्स, अगर आपने बचपन में शाका बूम बूम वाला सीरियल देखा होगा तो उसमें एक लड़का होता है और उस लड़के के पास एक मैजिक पेंसिल होती है और उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वो उस मैजिक पेंसिल की हेल्प से कुछ ड्रॉ करता है और वो ड्रॉ की हुई चीज उसके आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। तो आज हम उसी प्रकार से पीएचपी के अंदर मैजिक मेथड सीखेंगे जिसकी हेल्प से हम कुछ मैजिक कर पाएंगे, वो भी अपने हिसाब से। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं उन मैजिक मेथडों को स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लोर करता जाऊंगा और बताऊंगा कि इन मेथडों को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे और कब यूज कर सकते हैं अपनी वेब डेवलपमेंट में। और हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत सिंह और आप देख रहे हो डेव पक्स। पक्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डेव पक्स को सब्सक्राइब कर लेना और अपने डेव फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि इसकी हेल्प से मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएगी। और मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहूंगा जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे उन चीजों को जिसकी हेल्प से हम अपनी वेब डेवलपमेंट को और भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क्स, अगर आप एक पीएचपी डेवलपर हो तो आपको इन मैजिक मेथड का पता होगा, लेकिन क्या आप इनकी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी को जानते हो? नहीं तो आप सही जगह आए हो। इस वीडियो में मैं आपको डीपली नॉलेज दूंगा इन मैजिक मेथड की और मैं आपको बताऊंगा कि ये मैजिक मेथड कहाँ पे यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं और इनकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करूंगा मैजिक मेथड के बारे में। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर पे और सर्च करते हैं पीएचपी के मैजिक मेथड को। सर्च करते हैं पीएचपी मैजिक मेथड और जो फर्स्ट साइट आती है php.net की, उसको ओपन कर लेना है। ये हम पहुंच के मैजिक मेथड के पेज पे। अब मैजिक मेथड क्या होते हैं? मैजिक नाम से ही समझ आ रहा है कि वो मेथड जिसकी हेल्प से हम कुछ मैजिक कर सकते हैं। ठीक है, मैजिक मेथड आर द स्पेशल मेथड्स which override PHP's default action when certain actions are performed on an object। इसका मतलब ये है कि जो ये मैजिक मेथड होते हैं, जो भी मतलब डिफॉल्ट के एक्शन होते हैं, जैसे कि क्लास को हमने इनिशिएट किया, क्लास के जितने भी एक्शन है वो खत्म हो गए, तो उस टाइम पे या क्लास के बीच में जैसे हम किसी क्लास के किसी मेथड को गेट कर रहे हैं या किसी वेरिएबल को गेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ भी डिफॉल्ट एक्शन जो होते हैं अगर हम वो कर रहे हैं तो उसके बीच में हम कुछ ना कुछ अपने कस्टम कोड लिख सकते हैं। किसकी हेल्प से? इन मैजिक मेथड की हेल्प से। और हम इन मैजिक मेथड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन मेथडों के नाम से पहले डबल अंडरस्कोर यूज होता है। ठीक है, जैसे कि डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर, डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्टर, कॉल हो गया, कॉल स्टैटिक, ये सारे हमारे मैजिक मेथड हैं इसके पीएचपी के। ठीक है, सबसे पहले है कंस्ट्रक्ट। अब ये कंस्ट्रक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्ट मतलब कि कंस्ट्रक्शन होना, कि किसी चीज को का बनना। जब हम किसी क्लास को इनिशियलाइज करते हैं तो उस टाइम पे अगर हमने कुछ एक्शन करना है तो कंस्ट्रक्ट मैजिक मेथड कॉल होगा। ठीक है, जैसे कि ये बेस क्लास है, ये हमारी आ गई बेस क्लास। तो बेस क्लास के अंदर जब हम कंस्ट्रक्ट मैजिक मेथड को लिखते हैं तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज तब होता है जब मैंने इस क्लास को इनिशियलाइज करना है, जैसे कि बेस क्लास इक्वल टू, कैसे इनिशियलाइज करते हैं? न्यू कीवर्ड के साथ। ठीक है, और ऐसे, और ये सिंपल ब्रैकेट। तो जब भी मैं ये वाला लाइन लिखूंगा तब ये कंस्ट्रक्ट मैजिक मेथड कॉल होगा। इसकी हेल्प से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? ये हमारा काम आता है जब मैंने अगर कोई डेटाबेस कनेक्शन की कोई क्लास बनाई है और अब ये जो क्लास है, डेटाबेस कनेक्शन की ये क्लास है, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल टाइम यूज करनी है। ठीक है, मल्टीपल टाइम यूज करनी है तो उस टाइम पे मेरा जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब जैसे कि होस्ट क्या है, यूज नेम क्या है, डेटाबेस क्या है, पासवर्ड क्या है, तो जो कुछ भी होगा वो मैं यहाँ से लूंगा। जब हम इनिशियलाइज करेंगे उस क्लास को इनिशियलाइज करेंगे तो उस टाइम पे मैं
यहाँ पे होस्ट वगैरह सब कुछ सेट कर दूंगा और इस कंस्ट्रक्ट में वो सारा डेटा यहाँ पे मैं गेट कर लूंगा। ठीक है, ये होस्ट हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया और हमारा हो गया डेटाबेस। ठीक है, तो इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को मैं जब मैं क्लास को इनिशियलाइज करूंगा उस टाइम पे दे दूंगा। जैसे कि होस्ट हो गया लोकल होस्ट, ठीक है, यूजर नेम हो गया रूट, और जैसे पासवर्ड जो भी होगा, जैसे रूट आ गया। ठीक है, डेटाबेस आ गया हमारा यूट्यूब वीडियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया। तो इस टाइम पे इन सभी को मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं दिखा दूँ इसको, अगर ये करता हूँ सेव करके, मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो लोकल होस्ट रूट रूट यूट्यूब वीडियो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि प्लीज, यहाँ लिख दिया सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे लिखा, ये तो मैंने बताने के लिए लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हो जो कि आपको यहाँ कंस्ट्रक्ट में चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैंने यहाँ पे वन बाय वन उसको इको किया हुआ है। जैसे कि होस्ट हो गया, यूजर नेम हो गया, तो ये वन बाय वन यहाँ पे इको हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर दिया, रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स कि जब भी मैंने ये इस क्लास को इनिशियलाइज किया तब कंस्ट्रक्ट वाला फंक्शन, हमारा जो कंस्ट्रक्ट वाला मैजिक मेथड है वो रन होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम कुछ भी एक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन करवा रहे हैं तो हम डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और आगे आता है डिस्ट्रक्ट। अब ये डिस्ट्रक्ट मेथड कब यूज होता है? ये डिस्ट्रक्ट मेथड तब यूज होता है जब इस क्लास की, ठीक है, मैंने ये क्लास इनिशियलाइज किया, इस क्लास के मैंने जितने भी एक्शन करवाने थे, ठीक है, जितने भी एक्शन जिससे कनेक्ट हो गया वो, ठीक है, उसने गेट किया, इंसर्ट किया, अपडेट किया, जो भी मैं एक्शन करवा रहा हूँ, तो लास्ट वाला एक्शन हिट होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे उसके बाद ये डिस्ट्रक्ट वाला एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, अभी मैंने मेथड एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है, जस्ट मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है। तो इस टाइम पे हम देख सकते हैं, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो डिस्ट्रॉइंग डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ क्लास का नाम दे दिया था, इसको प्रिंट इको किया हुआ था, तो इसने क्लास का नाम दे दिया यहाँ। ठीक है, तो ये कब यूज होता है? जैसे कि मैंने अभी कंस्ट्रक्ट में डेटाबेस कनेक्शन बनाया, तो वैसे ही डिस्ट्रक्ट के अंदर उस कनेक्शन को मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, बंद भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस क्लास के साथ जितने एक्शन करने थे सारे कर लिए। अब इस क्लास का काम खत्म हो गया तो मैं उस कनेक्शन को भी बंद कर दूंगा, क्योंकि ऐसे तो हमारी वो रैम ऐसे वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव समझा, कंस्ट्रक्ट हमारे स्टार्ट जब इनिशियलाइज होती है उस टाइम पे, और डिस्ट्रक्ट तब होती है जब हमारा लास्ट एक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो इस टाइम हमने सिर्फ इनिशियलाइज किया था तो उस टाइम पे हमारा डिस्ट्रक्ट मेथड भी रन हुआ है। ठीक है, अगर हम कुछ एक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल की फंक्शन गेट नेम रिटर्न डेफ बॉक्स, अगर मैं इसको करता हूँ केस क्लास ये, तो इसके बाद जो मेरा डिस्ट्रक्ट मेथड है वो इसके बाद रन होगा, क्योंकि मैंने एक इनिशियलाइज किया, ये एक्शन किया, तो लास्ट वाला ये वाला एक्शन मेरा एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बाद ये वाला मेरा डिस्ट्रक्ट वाला देखो प्लीज, ये वाला ऊपर आके कंस्ट्रक्ट में जो लिखा है, और ये आ गया मेरा गेट नेम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारा डिस्ट्रॉय वाला जो मेथड है वो रन होगा, डिस्ट्रक्ट वाला। ठीक है, अब है अंडरस्कोर कॉल और अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक। ठीक है, ये हमारे पास दो मैजिक मेथड होते हैं। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, बट जो कॉल होते हैं वो डिफरेंट जगह पे होते हैं। कैसे ऐसे होते हैं? जब हम किसी नॉर्मल मेथड को रन करते हैं, ठीक है, जब हम नॉर्मल मेथड को रन करते हैं ना, उस टाइम पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल वाला मैजिक मेथड रन होता है। ठीक है, और जब हम स्टैटिक मेथड को रन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक वाला मेथड रन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक होता है नॉर्मल मेथड और एक होता है स्टैटिक मेथड। तो इसलिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक है अंडरस्कोर कॉल और एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक। ठीक है, तो मेरा सबसे फेवरेट मेथड
ये दोनों है प्लस गेट और सेट कि ये हमें बिना वेरिएबल के डिफाइन किए या बिना मेथड के डिफाइन किए हुए फंक्शनैलिटी देता है। ठीक है, वो कैसे मैं यहाँ बताता हूँ। अभी मैंने क्या है, अभी मैंने देखो कमेंट कर दिया गेट नेम को। ठीक है, बट फिर भी मैं इस गेट नेम वाले मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे वो मैं बताता हूँ। अब देखो मैंने ये किया, इको किया हुआ है, इसको इको हटा देता हूँ और रिफ्रेश किया। देखो कॉलिंग ऑब्जेक्ट मेथड गेट नेम। ठीक है, मैंने इस गेट नेम को कॉल करवाया हुआ है, गेट नेम मेथड को कॉल करवाया, फिर भी इसकी हेल्प से इसने क्या किया, कॉल ऑब्जेक्ट मेथड का नेम और इंक्लूड कर दिया उसके आर्गुमेंट। अगर मैं आर्गुमेंट भेजता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की ए बी सी, तो वो भी मुझे यहाँ पे गेट हो जाएंगे, इंक्लूड किया इसलिए एज ए स्ट्रिंग यूज हो। ठीक है, तो आप समझ गए कॉल मेथड कब एग्जीक्यूट होता है, जब मैंने किसी मेथड को अगर मैं कॉल करवा रहा हूँ बट वो मेथड मेरे क्लास के अंदर डिफाइन नहीं है, तो उस टाइम पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल वाला मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और इस मेथड ने दो पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर होता है मेथड का नाम, और जो सेकंड पैरामीटर उस मेथड को कॉल करवाया था उस टाइम पे जो भी पैरामीटर होंगे वो मैं सेकंड पैरामीटर में गेट कर पाऊंगा एज ए एरे की फॉर्म। ठीक है, ये आ गया समझ। अब अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक कब होता है, अब हमारे पास दो तरीके होते हैं मेथड को कॉल करवाने के, एक होता है स्टैटिक वे में, एक होता है नॉर्मल वे में। अगर आपका मेथड स्टैटिक है तब हम स्टैटिक तरीके से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमने नॉर्मल बनाया तो हम एरो की फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। और स्टैटिक में क्या फायदा होता है, देखो जब मैंने नॉर्मल वे में यूज किया 2 लाइन ऑफ कोड मुझे लिखना पड़ेगा। अब मैं अगर स्टैटिक बनाता हूँ तो उसके लिए मैं सिर्फ इस क्लास को कॉपी करूंगा। ठीक है, डबल कॉलन लिखूंगा और साथ में मेथड का नाम लिखूंगा गेट स्टैटिक मेथड। ये आ गया ए बी सी। तो मैंने ये तरीका होता है जब हमारे पास स्टैटिक मेथड होता है तो हम उस टाइम पे एक ही लाइन में उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये क्लास यूज की डबल कॉलम लिखा। और ठीक है, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हमने 1 लाइन में यूज करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये वाली चीज आपको मैं लारावेल में बताऊंगा, क्योंकि लारावेल में हम ऐसी चीजें यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें ऐसी फंक्शनैलिटी देता है नॉर्मल क्लास में भी। ठीक है, तो वो सब कुछ मैजिक पीएचपी के मैजिक मेथड की हेल्प से ही करता है। ठीक है, वो आने वाली वीडियो में आपको धीरे धीरे वो सब कुछ बताता जाऊंगा। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं अभी सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले मैंने एक नॉर्मल वे में कॉल करवाया था, उस टाइम पे आ गया कॉलिंग ऑब्जेक्ट मेथड गेट नेम आ गया, जो नाम दिया था और उसके जो पैरामीटर थे। फिर मैंने इसको स्टैटिक नेम किया तो कॉलिंग स्टैटिक मेथड उसका नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद उसके पैरामीटर आ गए। तो यहाँ पे मैंने इको करवाया हुआ कॉलिंग स्टैटिक मेथड का नाम और इंक्लूड किए हुए हैं उसके आर्गुमेंट, क्योंकि आर्गुमेंट क्या है एज ए एरे ऑब्जेक्ट गेट होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल और अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक मैजिक मेथड। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, देखो अभी मैंने कोई भी मेथड नहीं बनाया फिर भी मैं इन मेथडों को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो किसकी हेल्प से, इन दोनों मैजिक मेथड की हेल्प से। अगर हमारा मेथड नॉर्मल वे में यूज हो रहा है तो उस टाइम पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, अगर आप एज ए स्टैटिकली यूज करो जैसे कि ये आ गया तो उस टाइम पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक। ठीक है, समझ आ गया। वैसे ही हमारे पास दो और मेथड होते हैं जिनका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट और अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट। ये आ गए हमारे सेट और गेट मैजिक मेथड। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज जैसे हमने अभी मेथड के लिए देखा वैसे हम वेरिएबल के लिए देखेंगे। ठीक है, सेट मेथड जैसे कि हम किसी वेरिएबल को सेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू के साथ, गेट मेथड में उसको हम गेट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाएंगे कि अरे इस वेरिएबल को हम पब्लिकली गेट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने प्रोटेक्टेड बना दिया। या आप प्राइवेट भी बना सकते हो, पब्लिक भी बना सकते हो। तो पब्लिक में क्या होगा, तो उसको बनाने की जरूरत फिर हमें इन मैजिक मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि डेटा वाले वेरिएबल को हम उसको एक्सेस कर पाएंगे कहीं पे भी। पब्लिक वे में आते हैं तो अगर आप प्रोटेक्ट बनाते हो तो आप दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिटेंस में आप उसको यूज कर सकते हो। अगर प्राइवेट बनाते हो तो आप इसी के अंदर यूज कर सकते हो। तो उस टाइम पे हमारे सेट और गेट मैजिक मेथड यूज होंगे। कैसे, जब हम सेट मेथड लिखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, दो पैरामीटर होता है सेम, जैसे एक होता है उसका नाम जिस वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं और दूसरा होता है उसकी जो हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होंगे, मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा का, तो इसके अंदर मेरे पास नेम भी है और उसकी वैल्यू भी है। तो मैंने इस एरे के अंदर उस नेम के थ्रू उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा।
ठीक है, सेट में। और गेट में क्या करूंगा, गेट में एक पैरामीटर होता है सिर्फ उसका नाम, और उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि उस नाम से मेरे डेटा, जो डेटा वेरिएबल है उसके अंदर वो नाम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू मैं रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं करूंगा नल कर दूंगा, या कुछ और बता सकता हूँ, या एरर दे सकता हूँ भाई दिस की इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ऐसे कुछ दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो उस टाइम पे। पर इस टाइम पे मैं आपको जस्ट नल वैल्यू भेज, ठीक है। तो चलते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो मैंने ये क्लास बनाई है, कॉपी किया, मैंने पहले सेट किया। सेट कैसे करेंगे, नाम, फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू डेफ बॉक्स, मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसको गेट करूंगा, गेट करने के लिए इसको करूंगा पेस्ट, और गेट कैसे करूंगा, अगर हम ऐसे करें, अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले इसने क्या किया, सेटिंग नेम टू डेफ बॉक्स, यहाँ पे मैंने इको करवाया हुआ सेटिंग नेम, जो मैंने नेम दिया था, जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू से उसने सेट कर दिया, ठीक है। और मैंने उस टाइम डेटा के अंदर उसको की विद वैल्यू के साथ बाइंड कर दिया, ठीक है। और गेट में क्या किया, जिस टाइम पे मैं गेट कर रहा हूँ तो गेट में क्या किया, मैंने चेक किया कि भाई नेम नाम का, क्योंकि जो नाम मिला है नेम नाम का की डेटा के अंदर एग्जिस्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो उसकी वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो, जो कि मैंने डेफ बॉक्स उसको असाइन की हुई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ नेम, फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो इससे इसने मुझे नल दे दिया, ठीक है, गेटिंग एफ नेम इज, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार हम बिना वेरिएबल डिफाइन किए हुए हम उनके एक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। ये वाले फंक्शनैलिटी भी हम लारावेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि लारावेल भी गेट और सेट को यूज करता है, ठीक है। ये कहाँ पे होगा वो मैं आने वाले वीडियो में आपको वहाँ पे बता दूंगा कि ये कहाँ पे इन दोनों मैजिक मेथड को यूज करता है, ठीक है। अब आगे हैं अनसेट और इससेट, इन दोनों मेथड कब यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये मेथड है, ये मेथड है, और इसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ इस सेट ऐसे करके, तो इस टाइम पे क्या होगा, इस सेट वाला मैजिक मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर मैं सेव करके यहाँ दिखा दूँ, देखो इज एफ नेम सेट, क्या ये सेट है, तो यहाँ पे देखा तो सेट नहीं है, अगर सेट होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर सेट होता तो वो रिटर्न कर देता वैल्यू, ठीक है। जैसे कि हम नेम के साथ कर सकते हैं, रिफ्रेश किया तो क्या आ गया, इस नेम सेट, इसने 1 दिखा दिया, ठीक है। कि यहाँ पे हमने इस सेट किया हुआ था ट्रू फॉल्स 1 0 0 और 1 में आंसर आएगा, तो इसने 1 दिखा दिया कि हाँ ये सेट है इसके अंदर। तो सेम ही हम अनसेट के लिए कर सकते हैं। अनसेट ये क्या करता है, ये क्या करता है, जब मैं अनसेट करूंगा तो उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट मैजिक मेथड पे। ये स्लीप और बेकअप और सीरियलाइज और अनसीरियलाइज, मतलब चारों सिमिलर हैं। जैसे कि स्लीप होंगे जब सीरियलाइज होगा डेटा, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर दिया तो उस टाइम पे स्लीप वाला मैजिक मेथड हिट होता है। अगर मैंने उसको अनसीरियलाइज कर दिया तो उस टाइम पे बेकअप वाला मैजिक मेथड हिट होता है। और सेम ही सीरियलाइज और अनसीरियलाइज, बट मेक श्योर जब भी आप दोनों चारों को यूज कर रहे होगे तो उस टाइम पे प्रायोरिटी किसकी होती है, सीरियलाइज और अनसीरियलाइज की, ठीक है। तो इन दोनों के कोड एग्जीक्यूट होंगे, ना कि स्लीप और अवेक के, बेकअप के, ठीक है। तो ये ध्यान देना। नेक्स्ट है टू स्ट्रिंग, तो ये क्या करता है, टू स्ट्रिंग मेथड अलाउज ए क्लास टू डिसाइड हाउ इट विल रिएक्ट व्हेन इट इज ट्रीटेड लाइक ए स्ट्रिंग। मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने मैजिक मेथड लिख दिया, क्योंकि मेक श्योर जब भी आप इन मैजिक मेथड को यूज करोगे तो सबसे पहले वो डिफाइन होने चाहिए उस क्लास के अंदर, अदरवाइज वो फंक्शनैलिटी चलेगी नहीं, ठीक है, ये ध्यान देना। अगर आप इस यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और एक वैल्यूएबल कमेंट कर देना जो कुछ भी आपको इस वीडियो से पता चला है। अब मैंने क्या किया, टू स्ट्रिंग मैजिक मेथड को लिख लिया। अब मैं इस क्लास को, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, एज ए स्ट्रिंग यूज करूंगा। जैसे कि हमारे पास इको होता है, इको क्या करता है, सिर्फ सिंगल डायमेंशनल, वन डायमेंशनल को ही प्रिंट करता है, जैसे कि इंटीजर हो गए, फ्लोट हो गए, बुलियन हो गए, या स्ट्रिंग हो गया, ये उन चीजों को ही इको करवाता है। अगर हमें एरे को प्रिंट करवाना है तो उस टाइम पे हमारे पास प्रिंट अंडरस्कोर आर होता है, उसकी हेल्प से हम प्रिंट करवा सकते हैं। बट अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट जैसे और एरे या ऑब्जेक्ट होता है उसकी, उसको हम
प्रिंट आर की हेल्प से हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये क्या है, ये एक क्लास है, बट हम इसे एज ए वन डायमेंशनल ट्रीट कर रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ये एरर देगा या नहीं, तो हम वो देखेंगे। पहले हम इसको कमेंट कर लेते हैं कि अगर हम इसके बिना लिखते हैं तो ये क्या बोलता है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो देखो इसने फैटल एरर दे दिया। क्या बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डेटाबेस कनेक्शन कुड नॉट बी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये क्लास, तो इसे हम इको के थ्रू प्रिंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास होता है प्रिंट, क्या होता है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। अगर हम ऐसे करते हैं तो देखो इसने प्रिंट कर दिया ऑब्जेक्ट को, जो भी प्रोडक्टेड गया ये है, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या गया, हमने इसको इको करवाना है, एज स्ट्रिंग ट्रीट करना है। तो हमने एक मैजिक मेथड लिख लिया जिसका नाम है टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देख के आ गया जो मैंने इस मेथड के अंदर रिटर्न किया था। ठीक है, जो भी हम उस मेथड के अंदर लिखेंगे वही चीज रिटर्न होगी, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, हम मतलब ये है कि हम उसको उस तरीके से हम उसको डेटा भेजते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम फ्रंट एंड में जब लारावेल की हेल्प से हम फ्रंट एंड में मॉडल के डेटा को यूज करेंगे एज एरे या कुछ भी, तो उस टाइम पे हम सिर्फ डेटा को रिटर्न करेंगे टू स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि हमें डेटा ही चाहिए। एज ए स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग चाहिए, या अगर एरे चाहिए या ब्लॉक चाहिए तो उस तरीके से जो भी हमें चाहिए होगा वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, लारावेल इसको वहाँ पे यूज करता है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास इनवोक। इनवोक जो मेथड है ये क्या करता है, इनवोक मेथड इज कॉल्ड देन ए स्क्रिप्ट ट्राइज टू कॉल एन ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन। अब हमने टू स्ट्रिंग की हेल्प से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हम एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन ट्रीट करना है तो उस टाइम पे हमारे पास मैजिक मेथड होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनवोक। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि हम मेथड को फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर अगर हमें कोई पैरामीटर भेजना है तो वो हम इनवोक के अंदर उसको एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने भेज दिया डेव पार्क। ठीक है, तो देखो ये है ऑब्जेक्ट, बट हम इसे एज ए फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं। चलो देखते हैं, पहले इसे कमेंट कर लेते हैं कि अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो क्या होता है। सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखो इसने फिर से पैटर्न दे दिया। बोला क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डेटाबेस कनेक्शन इज नॉट कॉलेबल। ठीक है, कॉलेबल फंक्शन नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे क्या कर रहे हो। ठीक है, बट हमने इस क्लास को एज ए कॉलेबल फंक्शन ही एग्जीक्यूट करवाना है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक मेथड है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनवोक। सेव किया, अब रिफ्रेश किया तो देखो इसने डेपक्स को इको कर दी। जो भी मैंने यहाँ पैरामीटर में भेजा था उसको इसने इको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी एक्शन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। ठीक है, ये वाला मैजिक मेथड लारावेल कहाँ पे यूज करता है, जब हम किसी भी कंट्रोलर के अंदर रिक्वेस्ट को गेट करते हैं। यहाँ पे मेथड में जो हमने राउट में मेथड दिया होगा उस मेथड में हम रिक्वेस्ट को एज ए पैरामीटर गेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, इस इनवोक की हेल्प से। ठीक है, इनवोक क्या करता है, रिक्वेस्ट को यहाँ पे गेट कर लेता है पहले से, और जो भी मेथड को हमने एग्जीक्यूट किया होता है उस मेथड को भेज देता है एज ए पैरामीटर उस रिक्वेस्ट को। या अगर हम किसी सिंगल राउट को हिट करें जैसे कि यूजर स्लैश आईडी, तो उस टाइम पे वो आईडी भी रिटर्न हो जाती है एज ए पैरामीटर, या उसका मॉडल हो गया, वो सब कुछ रिटर्न हो जाता है। वो कैसे होता है, वो सब कुछ होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनवोक मैजिक मेथड की हेल्प से। ठीक है, मैं इस लारावेल के सीक्रेट ट्यूटोरियल में आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा ये कैसे यूज होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट मैजिक मेथड्स नहीं है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट थे जैसे कि कंस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, कॉल एंड कॉल स्टैटिक, गेट सेट, और हमारे पास है टू स्ट्रिंग और इनवोक। ये हमारे इम्पोर्टेंट मैजिक मेथड है जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट में यूज होती है। अदर भी होते हैं बट इतने ज्यादा यूज नहीं होते, तो इसलिए मैंने आपको उसको डीपली नहीं बताया, बट इतना बता सकता हूँ कि इसकी इनका मतलब क्या होता है। तो अभी ये है सेट स्टेट। ये क्या है, दिस स्टेट मेथड इज कॉल्ड फॉर द क्लासेस एक्सपोर्टेड बाय द बैर एक्सपोर्ट। जब हम बैर एक्सपोर्ट फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, इस क्लास के लिए, तो उस टाइम पे क्या करता है, तो उस टाइम पे हमारा ये सेट स्टेट वाला मैजिक मेथड हिट होता है। ठीक है, और ये मेथड क्या करता है, एक पैरामीटर होता है जिसके अंदर एरे ऑफ डेटा होता है। ठीक है, एरे ऑफ डेटा होता है जिसमें हमारे पास फर्स्ट पे हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ गया हमारा जो भी हमने दिए होंगे वो सब, जो भी पैरामीटर दिए होंगे वो सब कुछ। ठीक है,
और क्लोन में क्या होता है कि अगर हमने उस ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना है, तो क्लोन एक फंक्शन है। अगर हम उस क्लोन फंक्शन को यूज कर रहे हैं हमारे क्लासेस के साथ, तो उस टाइम पे हम अंडरस्कोर क्लोन वाले मैजिक मेथड को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अगर हम क्लोन कर रहे हैं तो हम पूरे ऑब्जेक्ट को क्लोन नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक डेटा होगा जिसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये आ गया क्लोन। तो और अगर लास्ट है डीबग इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है? दिस मेथड इज कॉल्ड बाय द बैडम। जब भी हम बैडम वाला फंक्शन यूज करते हैं इस क्लास के साथ, तो ऐसे बैडम जैसे कि मैंने प्रिंट आर किया, वैसे अगर बैडम यूज कर रहे हैं इसके लिए, तो उस टाइम पे ये वाला डिबगिंग वाला मैजिक मेथड रन होता है। ये वाला मैजिक मेथड भी यूज करता है लारावेल। कब? जब हम dd फंक्शन को यूज करते हैं। ये dd फंक्शन यूज करते हैं उस टाइम पे ये हमें एक डिजाइन बना के हमें प्रिंट करके देता है कि कौन कौन सी चीजें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस लाइन पे किया हुआ dd, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है वो इसकी हेल्प से देता है। ठीक है बॉक्स, इस वीडियो में हमने PHP के मैजिक मेथड क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा। और साथ में हमने सीखा कि कौन कौन से मैजिक मेथड होते हैं जो कि लारावेल यूज करता है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको उन मैजिक मेथड को और भी डीप नॉलेज दूंगा, सो दैट कि आपको और भी अंडरस्टैंड हो जाए कि इन मैजिक मेथड को हम अपने वे में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने डेफ फ्रेंड्स में, और एक वैल्यूएबल कमेंट कर देना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय केलनु।